Hello students, in past video we were discussed about how can we mathematically estimate the error, okay, that is the absolute error, percentage error and relative error. Okay, now in this video we are going to discuss some illustrative example of our NCERT textbook. So up to the 4 illustration we have already completed. Okay, now we are seeing the 2.5th number illustration, that is if the size of the nucleus, which is actually in the range of 10 raised to minus 15 to 10 raised to minus 14 meter, it is scale up to, okay, it is scale up to the tip of a sharp pin, what roughly the size of the atom, and you have to assume the tip of the pin to be in the range of 10 raised to minus 5 to 10 raised to minus 4 meter. Means in this question what they want to tell us, for that we have to clear the concept of scale up. Okay, if you draw the graph at the time, okay, if you draw the graph at a time, you are doing the scaling factor. ओके आप क्या लिखते थे यहाँ पे 1 2 3 लिखते हैं, पर कभी कभी क्या होता था अगर हमको यहाँ पे बराबर कोई ज़्यादा डेटा कवर करने का हो, जैसे 100 तक की रेंज कवर करनी हो, तो 1 2 3 से तो पॉसिबल नहीं होती थी ना अंदर, तो वहाँ पे हम क्या लेते 10 20 लेते और फिर यहाँ पे लिखते थे कि स्केल एक्स एक्सिस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिखते थे भाई 10, जो भी आपका डेटा वो यहाँ पे लिखते थे, ईयर लिखते थे या तो फिर पॉपुलेशन लिखते थे, हाइट लिखते थे, केजी लिखते थे, याद आ रहा है ऐसा कुछ। बस उसको क्या किया, उसको क्या बोला है, स्केल अप किया हमने कि यहाँ पे हमारा भले 1 सेंटीमीटर था पर उसको हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, 10% कर रहे हैं, बराबर 10,000 समथिंग ईयर कर रहे हैं, टाइम कर रहे हैं, जो भी आपका डेटा वो कर सकते हो। स्केल अप का मतलब क्या हो पता चला है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ की गई है कि यहाँ पे साइज ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज स्केल अप टू द टिप ऑफ द शार्प, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस की साइज को बराबर किस पे स्केल अप किया गया है, टिप ऑफ शार्प पिन, यानी कि आपकी जो पिन है जिसकी शार्पनेस है उसकी जो टिप है उसकी जो साइज है वहाँ तक हम स्केल अप करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज द रफली द साइज ऑफ द एटम, बराबर, यानी कि न्यूक्लियस है उसका खुद का एटम है, बराबर। उसी तरह न्यूक्लियस का रिप्रेजेंट यहाँ पे पिन है, तो पिन के हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होगा, ताकि ये दोनों का कंपैरिजन जिस तरह से हम एटॉमिक लेवल पे दे रहे हैं उसी तरह हम यहाँ पे जो शार्प पिन है उसका कोई ऑब्जेक्ट के विथ रिस्पेक्ट टू दे पाए अंदर, बराबर। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, यू मस्ट हैव टू नो द डायमेंशन रेंज ऑफ द व्हाट न्यूक्लियस एंड द एटम। सो न्यूक्लियस डायमेंशन रेंज इज अप टू व्हाट 10 raised to minus 15 to 10 raised to minus 14 meter. Okay, now what is the range of the atom? The range of the atom will be nearer to the what 10 raised to minus 10 to 10 raised to 11 to 10 raised to 10 है अंदर, या तो फिर 9 तक लेते हैं और 10 तक लेते हैं अंदर, बराबर। तो यहाँ पे अगर आप रेशियो एस्टिमेट करना चाहते हो अंदर, बराबर, तो आपको क्या करना है, सिंपली डिवीजन करना है ताकि आपको पता चले कि भाई न्यूक्लियस के कंपैरिजन में एटम आपका कितना बड़ा है अंदर, बराबर। और जब भी ये कंपैरिजन देखी गई तो पता चला कि एटम इज ऑलवेज 10 raised to 4 to 10 raised to minus 5 टाइम क्या है, छोटा है न्यूक्लियस से, और सॉरी न्यूक्लियस छोटा है एटम से अंदर। समझ में आ रहा है इतना पार्ट, बराबर। न्यूक्लियस की रेडियस 10 raised to minus 14 है, तो उसके एटम की साइज रफली आपको क्या मिलेगी, 10 raised to minus 10 मिलेगी। समझ में आ रहा है, तो अगर आप ये रेशियो लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, 10 raised to minus 5 मिलेगा, पर ऊपर आपने न्यूक्लियस लिया था, नीचे एटम लिया था, तो उसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस 10 raised to minus 5 टाइम छोटा है किससे, अपने एटम से अंदर, बराबर। अभी आपको वही कंपैरिजन पिन के लिए करनी, अभी पिन की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ लेनी है, 10 raised to minus 5 to 10 raised to minus 4 लेनी है। तो उसके लिए हम करें तो करें क्या यहाँ पे, बराबर। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि भाई न्यूक्लियस का और एटम का स्केलिंग, यानी कि जो रेडियस का या तो फिर रेंज का जो डिफरेंस है वो कहाँ से कहाँ तक है, 10 raised to minus 4 to 10 raised to minus 5 है, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो रेंज है, आपकी जो रेंज है उसमें आपको कितना स्केल अप करना पड़ेगा, 10 raised to 4 का करना पड़ेगा अंदर, बराबर। तो वही चीज़ ये लोगों ने यहाँ पे किया, पर यहाँ पे उन्होंने थोड़ा दूसरे तरीके से किया अंदर। अब दोनों तरीके में कोई भी करोगे आपको आंसर तो वही का वही मिलेगा अंदर, बराबर। तो क्या बोल रहे हैं कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज इन द रेंज ऑफ minus 15 to minus 14, द टिप ऑफ द शार्प पिन इज टेकन टू बी इन द ऑर्डर ऑफ 10 raised to minus 2 to 10 raised to minus 4 एंड Thus, we are scaled up by the factor of 10 raised to 10, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस के डायमेंशन को कितना स्केल अप किया है, सीधा -15 से -5 के साथ ले गया है,
तो आपने कितना फैक्टर स्केल अप किया, 10⁻10 किया, बराबर. सो एन एटम इज रफली साइज ऑफ द 10⁻10 मीटर विल बी स्केल अप द साइज ऑफ द 1 मीटर. अब सीधी बात है कि न्यूक्लियस मेरा 10⁻15 है, उसको 10⁻10 में स्केल अप करता हूँ तो वो क्या होगा, 10⁻5 होगा. तो उसी तरह मेरा जो एटम है उसकी रफली साइज क्या है, 10⁻10 मीटर है. अगर मैं उसको स्केल अप 10⁻10 कर रहा हूँ तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 10⁻1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर, यस और नो, क्योंकि -10 और +10 आंसर क्या हो जाए 0. समझ में आ रहा है. तो 10⁻0 हो जाएगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा. किसी का भी पावर 0 हो तो उसका आंसर हम क्या कंसिडर 1 करते हैं अंदर. तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको फाइनली आपका एटम के हिसाब से जो पिन के कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट लेना है वो कितना लेना होगा, 1 मीटर का कुछ लेना होगा. तो यहाँ पे जो हम रेंज ले रहे हैं वो रेडियस के टर्म्स में ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 मीटर भी हमको कोई रेडियस के टर्म्स में लेना पड़ेगा. सो यू हैव टू सिलेक्ट अ स्फीयर which having the 1 meter radius which will be equivalent to the size of the atom. Okay, so thus nucleus is an atom is as small as in the size as the tip of the sharp pin placed at the center of the sphere of radius about a meter long. बराबर. यानी कि आप एक न्यूक्लियस और एटम को देख रहे हो, वही चीज का जो डायमेंशनल रेंज है वो आप कहाँ देख सकते हो, टिप ऑफ पिन और वहाँ पे 1 मीटर रेडियस का एक स्फीयर अंदर. समझ में आया. तो टिप ऑफ पिन आपके लिए न्यूक्लियस के बराबर है और आपका स्फीयर है वो एटम के बराबर है अंदर. समझ में आया. तो ये सिंपल खाली क्या किया है, कंपैरिजन किया है कि अगर आप इसको यहाँ तक स्केल अप करते हो कि आपका एटम का स्केल अप क्या होगा और उसके रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो सजेस्ट करो. तो हमने यहाँ पे स्फीयर के टर्म्स में क्या किया, सजेस्ट किया अंदर. बराबर. नाउ द अनदर क्वेश्चन इज 2.6. व्हाट इज द क्वेश्चन? There are the two clocks are being tested against the standard clock located in a national laboratory at 12 exactly noon. Thus, noon by the standard clock, the reading of the two different clocks are shown here. ओके यानी कि यहाँ पे क्या है कि एक लेबोरेटरी में 2 क्लॉक है, दोनों क्लॉक में हर रोज जब भी एग्जैक्टली स्टैंडर्ड टाइम 12 बजता है तब वो क्लॉक कौन सा टाइम बताती है वो हमको यहाँ पे मेंशंस करके दिया गया अंदर. बराबर. तो मंडे ट्यूसडे यानी कि पूरा वीक यहाँ पे उन्होंने मेजर किया है और फिर वहाँ से वो लोग क्या बोलते हैं कि इफ़ यू आर डूइंग, यानी कि हम if we are doing the experiment that require a precision time interval measurement, यानी कि जो भी टाइम मेजरमेंट है वो एकदम प्रिसाइज होना चाहिए अंदर. प्रिसाइज का मतलब क्या है कि उसका रिजोल्यूशन अच्छे से अच्छा होना चाहिए अंदर. भले उसमें एरर कम से कम होनी चाहिए अंदर. सो विच ऑफ द 2 क्लॉक विल बी प्रीफर, तो दोनों में से कौन सी क्लॉक हम अच्छे से प्रीफर करेंगे. तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको प्रिसीजन करना है. बराबर. यहाँ पे प्रिसाइज वैल्यू की बात की है. प्रिसाइज वैल्यू का मतलब क्या है कि वहाँ पे एरर का जो फ्लक्चुएशन वो कम होना चाहिए. जो हम डेसिमल पॉइंट से जितना भी हमको आगे मिलेगा उतना हमारा क्या होगा, फ़ायदा होगा अंदर. समझ में आ रहा है. बराबर. तो एक्यूरेट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो क्लॉक 1 ही सही है, दिख रहा है, बिकॉज योर करेक्ट टाइम इज 12 एंड द क्लॉक 1 shows is 12, 12, 11:59, so they are very closer to the 12. So we are said that the clock 1 is accurately compared to the clock 2, but the question is about the precision. So for that what you have to do, you have to find out the smallest time and bigger time of the clock 1 as well as the clock 2. So if you find out that smallest time is, first is we are found 12:05, no, smaller is again 11:59:8, okay. दूसरा 11:59:15 है तो वो तो थोड़ा ज़्यादा हो गया. तो आपका स्मॉलर टाइम कौन सा हुआ भाई, 11:59:8 हुआ कि नहीं हुआ. और यहाँ पे जो ज़्यादा टाइम बता रहे हैं वो कौन सा है, 12:150 दिख रहा है, यहाँ पे 15 है, 30 है, तो यही हो गया अंदर. समझ में आ रहा है. तो आपको क्या करना है, ये 2 टाइम के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है. डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, तो आपको 11:59:08 दिया गया है, तो चलो इसमें कितनी सेकंड ऐड करोगे तो आपका पूरा आर चेंज हो जाएगा अंदर. 52 मिनट से होगा कि नहीं होगा, 52 होगा तो यहाँ पे 60 हो गया, यानी कि यहाँ पे 12 बच जाएंगे अंदर. और 12 के ऊपर और कितनी मिनट है, 1 और 50 है. बराबर. यानी कि आपका 52 सेकंड था प्लस 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड और ऊपर 50 सेकंड. बराबर. तो इसका एडिशन करो तो 60 और 50 110 प्लस 50 यानी कि 160 और 2, तो आपको डिफरेंस कितना मिलेगा, 162 मिलेगा. उसी तरह आप सेकंड क्लॉक का भी डिफरेंस फाइंड करोगे तो आपको उसका आंसर क्या मिलेगा, 31 सेकंड मिलेगा अंदर. बस आपको यहीं से आगे काम करना है कि एज पर द एक्यूरेसी इफ वी आर सीइंग द 2 क्लॉक देन वी आर डायरेक्टली सेड दैट द क्लॉक 1 shows a very nearer answers to the what correct value. So that's why in terms of the accuracy clock 1 is better, but in terms of the precision
the clock is best clock is only that which showing the less difference in their reading. बराबर वही क्लॉक होगी जो अपने रीडिंग में जो करेक्ट जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसके रीडिंग में वो कम से कम बताए, यानी कि उसमें जो एरर जनरेट होती है वो कम से कम हो अंदर. बराबर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट क्लॉक है वो 162 सेकंड का एरर बता रही है, यानी कि आपका जो भी टाइम होगा उसमें 162 प्लस से लेके माइनस 162 सेकंड हो सकती है. तो आप देख लो आपका इंटरवल कितना बड़ा हो गया. जबकि सेकंड क्लॉक की बात करें तो प्लस 31 या माइनस 31 यानी कि ओनली 62 की बात हो रही है. तो 62 का ही आपको डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पे. समझ में आ रहा है. तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी कौन दे रहा है, एक्यूरेसी नहीं पर प्रिसीजन कौन दे रहा है, सेकंड क्लॉक दे रही है. तो इसीलिए यहाँ पे दिखा गया है कि जहाँ पे हमको ज़्यादा प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट है अंदर, बराबर, तो वहाँ पे हम क्लॉक 2 का यूज़ करेंगे. बराबर. क्योंकि क्लॉक 2 भले 10 का टाइम बता रही है पर वो तो क्या है कि 12 के हिसाब से बता रही है. तो हम हर बार क्या करेंगे, 2 घंटे कम लेंगे तो वो तो करेक्ट हो जाएगा अंदर. पर यहाँ पे एक्यूरेसी की बात तो हो गई, तो सॉरी प्रिसीजन की बात हो रही है. तो प्रिसीजन ज़्यादा कौन दे रही है, सेकंड क्लॉक दे रही है. तो इस तरह से हम थोड़ा सेटअप करके सेकंड क्लॉक को क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे अंदर. बराबर. इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारा आता है जो हमने मैथमेटिकली देखा था, हाउ कैन वी डिराइव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, दैट इज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर. सो सेम थिंग वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस एग्जांपल. सो क्वेश्चन इज व्हाट, we measure the period of the oscillation of the simple pendulum. In successive measurement, the reading turns out to be 2.63, 2.5. तो 1, 2, 3, 4 और 5 टोटल कितने रीडिंग लिए यहाँ पे भाई, 5 रीडिंग्स लिए उन्होंने अंदर. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर. बराबर. तो आपको ये सारी चीज़ फाइंड करनी है. If we have to find out the absolute error, then what is the necessary condition? We must know the true value of the measurement. Is there any true value given in the question? No. Then what should we have to do? We have to do the average of all this reading. Okay, so find out the average of all this reading. So you have to find out the mean period, otherwise the average period, and that average period of the reading will be considered as the true value. Okay, so you are able to find out average. It is very simple, just add up all the value and divide it by their total numbers, that are the 5. Okay, so if we are doing this division and completion the calculation, then you will find that your answer will be nearer to the 2.62 second. यानी कि आपको आपका रीडिंग का जो एवरेज है वो क्या मिला, 2.62 मिला अंदर. मैंने वहाँ पे भी बोला था कि वहाँ पे हम एक का इक्वेशन ले रहे हैं, पर मैंने बोला था अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी स्पेसिफाई की है तो आपको एक ही जगह उसका सिंबल लेगा. दैट्स व्हाई दे आर रिटन हियर टी. ओके, और हमने किया था कि भाई जब भी हमको एवरेज फाइंड करना है तो ऊपर क्या करेंगे, हम बार करेंगे, डैश करेंगे ऐसे अंदर. समझ में आया. तो ये आपकी कौन सी वैल्यू हो गई भाई, ट्रू वैल्यू हो गई अंदर. कौन सी हो गई, ट्रू वैल्यू हो गई. अब आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर, वेरी सिंपल. क्या करते थे एब्सोल्यूट एरर में हम, बराबर, आप लिखने थे डेल्टा A1 लिखते थे, उसकी जगह डेल्टा T1 लिखते थे. उसमें क्या करना है, आपका जो भी रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग जो क्या था 2.63 था, उसमें से आपकी ट्रू वैल्यू क्या करो, सबट्रैक्ट करो अंदर 2.62. जो आंसर आ रहा है वो हर आपका जो ऑब्जर्वेशन था, रीडिंग था, उसका क्या मिला आपको, एब्सोल्यूट एरर मिला. और मैंने बोला था कि आप जितने भी रीडिंग लोगे उतनी आपको एब्सोल्यूट एरर रिस्पेक्टिव रीडिंग्स की मिलेगी. तो यहाँ पे सारी इस तरह से, उस तरह से डेल्टा 2 के लिए आपको क्या है, सेकंड वाला रीडिंग जो 2.56 था, बराबर, देख लो ऊपर 2.56 था, उसमें से आपकी ट्रू वैल्यू क्या करो, सबट्रैक्ट करो तो आपको दूसरा मिल जाएगा अंदर. तो इस तरह से आपके जितने रीडिंग होगे उतनी आपको क्या मिलेगी भाई, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर मिलेगी अंदर. समझ में आ गया सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव एरर. Now what is the relative error? Relative error is the ratio of average absolute error to the observation average. यानी कि आपका जो ऑब्जर्व वैल्यू उसका एवरेज है अंदर. याद आ रहा है, कुछ डेल्टा ए बार लिखते थे डिवाइड बाय ए बार. तो हमारे पास ए बार यानी कि टी बार तो है पर डेल्टा नहीं है. तो आपको क्या करना है, आपके पास सारी की सारी क्या अवेलेबल है, एब्सोल्यूट एरर अवेलेबल है. देन यू हैव टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, मीन्स एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, एंड दैट वी आर रिप्रेजेंटेड बाय द व्हाट, टी बार, डेल्टा टी बार. Okay, so what you have to do, you have to take the positive value of your all absolute error. Okay, just add up them and take the average, then you are getting the answer nearly equal to the what, 0.11 second. Yes or no? Okay, so you will be able to represent your measurement time as the what, t equal to t bar plus or minus delta t bar.
दैट इज एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन प्लस और माइनस एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, यस और नो। ओके, जस्ट प्लेस द वैल्यू ऑफ टी बार, दैट इज व्हाट, आपकी वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे 2.62, सो 2.62 प्लस और माइनस 0.11 आएगा कि नहीं आएगा अंदर। तो ये आपका क्या हो गया, रीडिंग का प्रेजेंटेशन हो गया अंदर। अब आपको रीडिंग का ये प्रेजेंटेशन पर से रिलेटिव एरर फाइंड करनी है, सो इट इज़ वेरी सिंपल। तो हम क्या करते हैं, दूसरा वाला डिवाइड बाय पहला वाला करते थे, याद आ रहा है कुछ, बराबर। तो वही किया यहाँ पे उन्होंने, डेल्टा टी बार किया, बराबर, और डिवाइड बाय टी बार किया। तो यहाँ पे डिफरेंस करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगी, उसको थोड़ा यहाँ पे राउंड ऑफ किया है, यहाँ पे 190 है तो 2 लिख सकते हैं। तो फाइनली आपको रिलेटिव एरर की वैल्यू क्या मिली भाई, 0.042 मिली। और परसेंटेज एरर तो उसका भी छोटा भाई है, बहुत ईजी है। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, वॉट एवर यू आर गेटिंग द रिलेटिव एरर दैट मल्टीप्लाई बी बाई विद द 100%, देन यू आर गेटिंग द परसेंटेज वैल्यू। सो जस्ट मल्टीप्लाई 0.042 by the 100, you are getting the 4.2% as the what, percentage error. And if you want to represent your value of the time period in terms of the percentage error, then how can you write down t bar प्लस और माइनस परसेंटेज एरर आपको लिखनी है। यानी कि हमारी जो वैल्यू थी वो क्या थी अंदर टी की, बराबर 2.62 थी कि नहीं थी अंदर, तो जस्ट वह 2.6 प्लस और माइनस आपको क्या लिखना है 4.2%, बराबर। तो आप दोनों तरह से आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है उसका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं अंदर। समझ में आ गया कि ना आ गया अंदर, बराबर। तो ये वीडियो में हमने जो थ्योरीज की थी उसके रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस किए। आने वाले वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर करके उसके भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।